हाँ चले, नेक्स्ट है अब समुच्चयों के प्रकार पढ़ते हैं। समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार, सबसे पहला इसमें होता है पहला समुच्चय रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय है ना, नल सेट होता है। रिक्त समुच्चय क्या होगा? एक ऐसा समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो? कोई भी अवयव ना हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या हो? जैसे ये लिखा, जैसे उदाहरण में अपन लिख देते हैं, जैसे एक धनु कोष्ठक बनाएंगे, कोई भी अवयव नहीं लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कर सोचेंगे कि सर ये रिक्त समुच्चय तो जीरो है, जीरो एक अवयव है, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं लिखा जाएगा, या इसके ऐसा दर्शाया जाता है। रिक्त समुच्चय को क्या करते हैं, या रिक्त समुच्चय को जो दर्शाया जाता है इस तरह से फाई से दर्शाया जाता है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? फाई पढ़ा जाता है। इसको जीरो बना के उसको काट देंगे, ये फाई होगा रिक्त समुच्चय। या फिर क्या होगा? इसके अलग अलग उदाहरण लेते हैं। जैसे एक और दूसरा उदाहरण बताते हैं। बी हमारे पास दिया हुआ है x इस प्रकार है। x कौन सी संख्या है? 2 से x 2 से पूर्णतः विभाज्य, 2 से पूर्णतः विभाज्य विषम संख्या। देखो इसका रिक्त समुच्चय का हम उदाहरण लिख रहे हैं ना। 2 से पूर्णतः विभाज्य विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, ये विषम संख्याएं हैं। तो हमें ये बताना है, ये इसमें लिखा है कि 2 से पूर्णतः विभाज्य विषम संख्या। क्या ये विषम संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी? नहीं होगी। इसमें भी भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, इसमें भी भाग देंगे एक शेषफल बचेगा, इसमें भी भाग देंगे, हर एक में क्या होगा? एक एक क्या बचेगा? शेषफल आएगा। तो ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। मतलब ऐसी कोई विषम संख्या नहीं होगी जो क्या होगी? 2 से पूरी तरह से विभाजित हो। इसलिए यह कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय। जैसे तीसरा उदाहरण देखें, x इस प्रकार, x एक विद्यार्थी जो कक्षा 10 एवं 11वीं में, कक्षा 10 और 11वीं में अध्ययनरत हो। तो एक ही विद्यार्थी 2 क्लासों में नहीं पढ़ सकता, या तो वो 10th में होगा या 11th में होगा। तो ये कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय। और भी लिख सकते उदाहरण, x इस प्रकार, x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या दी गई है अपने को, x एक प्राकृत संख्या है हमें दी गई है, तथा x एक प्राकृत संख्या है और क्या है ये? तथा x छोटा है 5 से, और एवं x छोटा है 5 से, x एक प्राकृत संख्या, x छोटा है 5 से और x बड़ी है किससे? 10 से। अब देखें, क्या ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी और 10 से बड़ी है? तो 5 से छोटी क्या आएगी? 4, 3, 2, 1, और 10 से बड़ी क्या होंगी? 11, 12। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 5 से छोटी होगी और 11 से बड़ी होगी, 10 से बड़ी होगी। तो ये भी कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। जैसे हमें दिया है, ई दिया है, x इस प्रकार, x एक वास्तविक संख्या दी गई। x कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। तथा x वर्ग धन 4 बराबर 0 दिया है। x एक वास्तविक संख्या है और क्या होनी चाहिए? वो x वर्ग धन 4 0। तो अब देखें, इसके बराबर 0 मीन्स क्या होगी? यदि हम इसको सॉल्व कर लें जैसे ऐसा, तो x का वर्ग ऋण 4 आएगा, तो x बराबर वर्गमूल में ऋण 4 आ जाएगा। तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो ये क्या होंगे? रिक्त समुच्चय होंगे। तो ये सारे उदाहरण जो दिए हैं किसके हैं? रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं।
है ना। ये भी उदाहरण रिक्त समुच्चय के, ये भी रिक्त समुच्चय का रिक्त समुच्चय आएंगे। तो ऐसे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो हमें देख के खुद को सोचना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय कौन सा होगा, रिक्त समुच्चय कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा समुच्चय इसमें, अब दूसरा समुच्चय परिमित समुच्चय लिखते हैं दूसरा। चलो अगला प्रकार, जैसे दूसरा प्रकार है परिमित समुच्चय का। परिमित समुच्चय क्या हो, तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। जैसे सीमित में जिनको अपन गिन सकते हैं ऐसे, जैसे एक उदाहरण, पहला उदाहरण a बराबर आपने क्या लिखा 1 2 3 डैश डैश डैश, यहाँ 100 था। तो क्या हो गया, 1 से वह 100 से छोटी कौन सी है, प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। दूसरा b बराबर यहाँ लिखें भारत में x इस प्रकार x भारत में पुरुषों की संख्या, ये निश्चित हो गया ना, कितने भी होंगे वो बहुत मतलब 60 करोड़ भी होंगे, लेकिन वो संख्या में क्या होंगे, निश्चित होंगे। भारत में पुरुषों की संख्या होगी, भारत में पुरुष लिख देंगे। तीसरा जो होगा c बराबर ये क्या हो गया, 1000 से छोटी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, 1000 से छोटी सम संख्याएं कहलाएंगी। तो ये भी क्या होगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की डी, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिख देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो 26 ही होंगे टोटल, स्वर इसमें कितने होंगे, 5 होंगे। तो ये कौन से समुच्चय होंगे, परिमित समुच्चय होंगे, जिनमें अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। समुच्चय अपरिमित समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती, अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं प्राकृत संख्या का समुच्चय, जैसे उदाहरण में जैसे लिखा प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्या हमें मालूम, यदि हमें इसमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या करेंगे, डैश 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 लगा देंगे, मतलब बहुत सारी, अपन इसमें गिन नहीं सकते। पूर्णांकों का समुच्चय लिख दें, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय या पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं को z से लिखते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ भी इस तरफ भी क्या होगा, जैसे ऋण 3 ले लिया, ऋण 2, ऋण 1 0 1 2 3, इस तरह से। तो यहाँ क्या होगा, शून्य के इधर 1 2 3 अनंत होंगी और शून्य से इधर ऋण अनंत। तो ये भी क्या होंगी, पूर्णांकों का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। और ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये सारे समुच्चय जो होंगे वो कौन से समुच्चय कहलाएंगे, अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगला एक और उदाहरण लिखते, मूल बिंदु से जाने वाले मूल बिंदु, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मूल बिंदु से जाने वाले त्रिभुजों का समुच्चय, मूल बिंदु से जाने वाले त्रिभुजों, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, वृत्तों का समुच्चय। अब देखो मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त, तो मूल बिंदु आपको मालूम, जैसे पिछले बार पढ़ा अपन, यहाँ ग्राफ बनाते 10th क्लास में पढ़ा, x x डैश y y डैश, ये x अक्ष y अक्ष, ये मूल बिंदु कहलाता है। तो ये कह रहा है कि मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो एक मूल बिंदु से जाने वाला आपने छोटा वृत्त बना लिया, फिर एक यहाँ और थोड़ा सा बड़ा बनाया, ज़्यादा और त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे,
यहाँ। अब जरूरी नहीं कि यहीं बनाए, आप क्या हो सकते हैं, आप इस तरफ भी बना सकते हैं, इस तरफ भी ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे हम बनाते जाएंगे मूल बिंदु से, तो अनंत वृत्त बनेंगे, असीमित वृत्त बनेंगे। तो ये कौन सा समुच्चय होगा, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय कौन सा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे चौथा, किसी रेखा के समांतर रेखाओं का समुच्चय, किसी रेखा के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखते हैं किसी रेखा के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होता है। तो किसी रेखा के समांतर रेखा का समुच्चय, एक चित्र बना के देखते हैं कि एक रेखा के समांतर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे हमें मान लो ये दी गई है, एक रेखा दी गई है, ये AB रेखा है। अब इसके समांतर कितनी रेखाएं होंगी, 1 2 3, ऐसे क्या होंगी, अनंत रेखाएं खींच सकते, नीचे भी खींच सकते हैं यहाँ पर। तो किसी रेखा के समांतर रेखाओं का समुच्चय कौन सा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, है ना। इसमें बहुत सारी होंगी जिनको अपन गिन नहीं सकेंगे। पांचवा, रेखा पर, किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय अपन लिख देते हैं किसी रेखा पर। अब एक रेखा पर अपने को मालूम कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो अपरिमित समुच्चय कौन सा कहलाता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अब अगला देखें, चौथा है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय नाम से ये वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। अब एक अवयव, जैसे एग्जाम्पल, ये तो नाम से मतलब सरल सा है, एक अवयव लिख देते हैं, 0 एक अवयव है। B लिख दो, 5 एक अवयव आ जाएगा। C लिख देते हैं, X इस प्रकार, X धन 1 बराबर 0, अर्थात क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे 5 लिख दें, कोई भी संख्या ले, जैसे x धन 5 बराबर 0, x बराबर ऋण 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऋण 5। तो इसलिए एकल समुच्चय। x इस प्रकार, x एक प्राकृत संख्या है, x इस प्रकार, x एक प्राकृत संख्या है, एवं संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है तथा x वर्ग ऋण 9 बराबर 0 दिया है, x वर्ग ऋण 9 बराबर 0। अब देखें, प्राकृत संख्या और x वर्ग ऋण 9 बराबर 0, जैसे x वर्ग ऋण 9 बराबर 0, इसको हल कर लेते हैं। तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग, तो x धन 3 x ऋण 3 इसके गुणनखंड आ जाएंगे। पिछले क्लासों में आपने समीकरण हल करे होंगे, 9 3 का वर्ग है, x का वर्ग धन x, a धन b a ऋण b का सूत्र लगा दिया, इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा। तो x धन 3 बराबर 0 या x ऋण 3 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 3, x बराबर धन 3। तो इसमें क्या आ गया, 2 आंसर आएंगे इसके, एक तो ऋण 3 आएगा, धन 3। लेकिन हमें क्या दिया, x एक प्राकृत संख्या है, x एक क्या है, प्राकृत संख्या। इसको और शॉर्ट में कैसा लिखा जा सकता है, इसी को ऐसा भी लिख सकते, x इस प्रकार, x अवयव है n का तथा x वर्ग ऋण 9 बराबर 0। इसी को इस तरह से भी लिखते हैं, इतना पूरा ना लिख के अपन इतना लिख दें, x अवयव है n का तथा x वर्ग ऋण 9 बराबर 0। तो प्राकृत संख्या ऋण 3 प्राकृत संख्या होती है कि नहीं होती, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्या है। इसलिए कौन सा समुच्चय होगा, मतलब इसका केवल जो आंसर आएगा उसको हल करने पे कितना आएगा, इस पूरे का मान कितना होगा, धन 3। तो ये सारे कौन से समुच्चय हैं, ये कौन से जितने एग्जाम्पल दिए वो सारे के सारे कौन से हैं, एकल समुच्चय के एग्जाम्पल हैं। देखिए अगला पांचवा समुच्चय समान समुच्चय। यहाँ देखें समान समुच्चय क्या कहलाएगा, समुच्चय A व B समान समुच्चय कहलाते हैं। समान मतलब 2 समुच्चय होंगे कम से कम, तो 2 समुच्चय समान कहलाएंगे। जैसे A और B समान समुच्चय कहलाएंगे कब, जब A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो एवं B का प्रत्येक अवयव A का अवयव भी हो। A के और B के अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। समान से अर्थात वही के वही होने चाहिए पूरे। तो A जो है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसके, हमें A दिया है 1 2 3 4 और समुच्चय B हमें दिया है 4 1
2 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समुच्चय A बराबर B है। देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 वही अवयव चेंज नहीं होंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा A बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8 और 10। B बराबर दिया है x इस प्रकार है x बराबर 2n, n अवयव है n का और n एक छोटा बराबर है 5 से, एक छोटा बराबर है n से, n छोटा बराबर है 5 से। इसको कैसे पढ़ेंगे? एक छोटा बराबर है n से, n छोटा बराबर है 5 से। या अपन ये कह सकते हैं कि n का मान 1 और 5 के बीच की संख्याएं होंगी जिनमें 1 और 5 भी शामिल होगा। तो यहाँ क्या लिखा है? ये दोनों समान समुच्चय कह रहे हैं हम। कैसे होंगे? मतलब 2 4 6 8 तो यहाँ स्पष्ट दिख गया। यहाँ अपने को n के कौन से मान रखने? एक तो प्राकृत संख्या है। जैसे x अवयव है n, तो आपको तुरंत सोचना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं मतलब ये वाली संख्याएं होती हैं। हमें कौन सी प्राकृत, n का मान कौन सा लेना है? प्राकृत संख्या। वो कौन सी प्राकृत संख्या? 1 से 5 तक की प्राकृत संख्या ये लेनी है। तो आप यहाँ 1 रखो, n का मान यहाँ पर 1 रखो तो 2 एकम 2 आ जाएगा। फिर अब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा। 4 रखेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा। तो ये दोनों समुच्चय भी कौन से समुच्चय कहलाएंगे? ये दोनों समुच्चय भी कौन से होंगे? समान समुच्चय। मतलब a बराबर कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। जैसे समुच्चय a बराबर समुच्चय b है, इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा? समुच्चय a बराबर समुच्चय b हो जाएगा। अब जैसे हम और देखें, अगला तीसरा एग्जाम्पल जैसे दिया a, 6 से कम अभाज्य संख्याएं। एक समुच्चय दिया हमें कि 6 से कम अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और b दिया है 30 के अभाज्य गुणनखंड। हमें ये देखना है क्या ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। तो 6 से कम अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं जैसे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आएंगे। अभाज्य संख्या एक नहीं होती है ना, एक को अपन ना भाज्य में लिखेंगे ना अभाज्य में लिखेंगे। तो ये जो होंगी 2 3 5 7 ये अभाज्य संख्या है। लेकिन क्या है? 6 से कम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखा है 6 से कम अभाज्य संख्या, मतलब ये समुच्चय में कौन से अवयव होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, ठीक है। इसमें अब b क्या लिखा? 30 के अभाज्य गुणनखंड। 30 के गुणनखंड निकालते हैं तो 30 के गुणनखंड के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से भाग दे दें हम। तो 2 से भाग देने पे कितना आएगा? 15 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का 2 5 बार, फिर 5 का 2 1 बार। तो 30 को हम क्या लिखते हैं? 2 गुणित 3 गुणित 5। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 3 5। तो इसको यदि हल करके देखें तो भी यही आ रहा है, इसका हल कर रहे हैं तो भी यही आ रहा। तो ये दोनों क्या है? समान है। इसलिए क्या होगा? समुच्चय A व समुच्चय B कौन से समुच्चय होंगे? समान समुच्चय होंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, चौथा एग्जांपल। ऐसे बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे कि ये समान समुच्चय, इनमें से समान समुच्चय कौन से नहीं है। तो यहाँ हम ऐसे जैसे हम बता रहे इस तरह से अपन चेक कर लेंगे। एक समुच्चय दिया आपको, ये चौथा एग्जांपल दे रहे हैं। एक समुच्चय दिया आपको 1 4 9 25 9 16 25 डैश डैश डैश, लास्ट में हमें यहाँ 100 दिया है। और दूसरा दिया है x इस प्रकार, x बराबर n का वर्ग है, n अवयव है n का दिया हुआ है, और ये दिया है कि n छोटा या बराबर है 10 से। मतलब हमें यहाँ पर हमें n कैपिटल N मतलब क्या लिखा? कैपिटल N अर्थात प्राकृत संख्या। यहाँ पर हमें कौन सी प्राकृत संख्या लेना? 10 या 10 से छोटी। तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगी, ये संख्याएं लेनी है। अब यहाँ क्या ये n का वर्ग मतलब इन संख्याओं का वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1, 2 का वर्ग कितना होगा? 4, 3 का वर्ग कितना होगा? 9, 4 का वर्ग कितना होगा? 16, 5 का वर्ग 25,
तो ऐसे 10 का वर्क्स हो, तो जो संख्याएं यहाँ आ रही हैं वही संख्या हल करने पे इसमें भी आ जाएंगी। तो ये दोनों समुच्चय क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, समुच्चय ए बराबर कितना दिया है, समुच्चय बी। नेक्स्ट है, हाँ इसमें एक और बता देते, जैसे मान लो आपको ऐसा दिया है, जनरली अपन क्या रिपीट नहीं करेंगे अपन, जैसे 1 2 3 दिया है और समुच्चय बी दिया हुआ है 1 2 2 3, इस तरह से दे दिया आपको। क्या ये समान समुच्चय है? तो देखें 1 2 3 इसमें भी 1 2 3 इसमें, तो ये दोनों समान समुच्चय होते हैं। लेकिन जनरली अपन क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं ना, किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करते। यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया क्या ये दोनों समान समुच्चय है, तो हम लिख देंगे हाँ दोनों क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। अगला लिखेंगे, हाँ देखें अगला उप समुच्चय क्या कहलाएगा ना, उप समुच्चय क्या कहलाएगा। तो यहाँ एक परिभाषा लिखिए, जैसे यहाँ पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ फिर आपको परिभाषा बताता हूँ। जैसे हमने इसका एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे हमें एक दिया है ए का मान दिया है, ए का मान दिया है हमें 1 2 और 3, और बी का मान दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, या यहाँ दिया है ए 2 4 6, बी दिया हुआ है x, इस प्रकार x सम प्राकृत संख्या ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ए हमें दिया हुआ है 3 30 के अभाज्य गुणन 3 5 और 7 दिया है, जैसे 3 5 7 दिया है। और बी हमें दिया है मान लो 1 3 5 7 9 11 से लेकर 99 तक ले लेते हैं। ये अलग अलग जोड़े में लिखा हमने, यहाँ पर आपका एक समुच्चय का जोड़ा ये लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक इसको लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये जो ए है ना, ए में जो अवयव हो बी में भी है। यहाँ पर 2 4 6 है, ये बी में, जैसे बी क्या, सम प्राकृत संख्या, हमने इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। यदि हम इसको सूची विधि में लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 4 6 8 10 12 डैश डैश अनंत तक आएंगे। तो ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है। यहाँ पर क्या लिखा, ए 3 5 7 है, इसमें 3 5 1 3 5 7 99 तक की विषम संख्या है, इसमें 3 ही। तो यहाँ ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है। तो यहाँ हमने परिभाषा लिखी है कि जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो समुच्चय ए यह समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ये समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो इसके प्रत्येक अवयव इसका अवयव हो, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। अब जैसे इसमें क्या लिखेंगे हम, समुच्चय ए, इसमें क्या लिखते हैं, समुच्चय ए उपसमुच्चय है, समुच्चय ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। समुच्चय ए उपसमुच्चय है समुच्चय बी का। और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, समुच्चय बी का। यहाँ लिखा है समुच्चय ए उपसमुच्चय समुच्चय बी का। इसमें भी समुच्चय ए उपसमुच्चय समुच्चय, इसमें भी वही है। तो इसको लिखने का तरीका ना, जो उपसमुच्चय का निशान होता है ना, इसे इस तरह से बना देते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसा यू बनता है ना, जैसे यू अपन ऐसा बनाते तो उसको अपन ने ऐसे आड़ा कर दे, इस तरह से होगा। तो ये जो होगा उपसमुच्चय का निशान होता है ना, जैसे अपन ने यहाँ बना दिया ये इस तरह से ऐसे। तो यहाँ लिख देंगे ए उपसमुच्चय, इसको क्या पढ़ेंगे, समुच्चय ए उपसमुच्चय है बी का। अब जैसे यहाँ पर मान लो किसी को एक क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। ए दिया है हमें 0 1 2 3 और बी दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 6। क्या ए, देखो क्या ए उपसमुच्चय बी का नहीं है, क्यों, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। ए में जो 0 है वो बी में नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिखें ए उपसमुच्चय नहीं है, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, जैसे ए लिखा,
यहाँ बी लिखा। जैसे उपसमुच्चय का निशान ये बनाया था अभी हमने, उपसमुच्चय का निशान ये बना देंगे। अब नहीं है तो अपन इसको क्या करेंगे, काट देंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। इसे क्या पढ़ेंगे, ए उपसमुच्चय है बी का पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब इसमें क्या होता, उपसमुच्चयों को अपन निकालते कैसे, किसी समुच्चय के उपसमुच्चय को किस तरह से निकालेंगे। जैसे हमें यहाँ पर दिया है एक समुच्चय, ये दिया हुआ है समुच्चय के उपसमुच्चय ज्ञात करो। जैसे एक समुच्चय दिया है ये ए बराबर, ए का मान दिया है। प्रश्न अपन जैसे लिख लें कि ए बराबर दिया 1 2 3 4 के सभी उपसमुच्चय लिखिए, के सभी उपसमुच्चय लिखिए। कोई एक समुच्चय दिया है और उसके हमें सभी उपसमुच्चय निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है ना वो प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है। तो एक रिक्त समुच्चय ले लेंगे, ठीक है, मतलब इसके उपसमुच्चय लिख रहे हैं। फिर क्या करेंगे, एक एक अवयव ले लेंगे। पहले एक ले लें, फिर 2 ले लें, फिर 3 ले लें। इसके एक एक अवयवों को ले लेते हैं। फिर 2 2 अवयवों को ले लेंगे, 1 2 ले लेंगे, 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 और 3 1। अब तुम्हारे मन में आ रहा सर अब 2 1 ले लीजिए ना, ये 3 2 ले लें। यहाँ संख्याओं में तो 12 21 हो जाएगी, लेकिन ये समुच्चय एक ही है। क्रम बदलने पे इसमें मान नहीं बदलेगा, समुच्चय वही रहेगा। तो पहले एक एक अवयव ले लिया, फिर 2 2 ले लिया, और फिर क्या करेंगे अपन, 3 अवयव ले लेंगे। तो ये क्या होंगे, इसके उपसमुच्चय कहलाएंगे। तो इस समुच्चय के ये क्या होंगे, उपसमुच्चय। जितने हैं वो सभी संभव हो गए। जैसे दूसरा प्रश्न है, मान लो ये अभी अपन ने 3 अवयव वाला लिया था, एक 2 अवयव वाला ले लेते हैं। एक 2 अवयव वाला ए बराबर, मान लो आपको दिया ए बी, इसके उपसमुच्चय ज्ञात करो, के सभी उपसमुच्चय ज्ञात करो, सभी उपसमुच्चय ज्ञात करो, सभी उपसमुच्चय ज्ञात करें। तो इसमें जैसे अभी बताया उपसमुच्चयों हल, तो सबसे पहले रिक्त समुच्चय, जैसे रिक्त में ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। फिर दूसरा क्या आएगा, एक एक अवयव ले लें, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, दोनों अवयव ले लेंगे, ए और बी ले लेंगे। तो ये इसके उपसमुच्चय। अब मान लो आपके पास एक ही अवयव बचा है, एक अवयव है, तो कैसे करेंगे। जैसे आपको दिया समुच्चय ए दिया है, ए दिया है आपको 5, इसके उपसमुच्चय ज्ञात कीजिए सभी। तो एक क्या होगा, रिक्त होगा, और एक ये क्या होगा, स्वयं आ जाएगा, मतलब 5 होंगे। तो यहाँ पर 2 उपसमुच्चय हो गए, इसमें कितने उपसमुच्चय हो गए, 4 हो गए। इसमें कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे, 8 उपसमुच्चय होंगे। इसमें एक बात आपने तीनों में नोटिस की होगी, इन तीनों में ध्यान से देखा होगा। एक बात तीनों में है, वो कौन सी है कि यहाँ पर जो होता है ना, रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो होगा वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और जैसे 1 2 3 था, ये भी 1 2 3 है ना। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ 5 है तो ये भी 5 है। मतलब कोई समुच्चय अपने स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है। कोई भी समुच्चय जो होगा वो अपने क्या होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे अभी हमने बताया कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जैसे 5 लिखा, 5 क्या होगा, उपसमुच्चय होगा ए का। फिर कोई समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, मतलब ए उपसमुच्चय ए का। जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, जैसे ए में मीन्स ए में जैसे 1 2 3 संख्याएं दी गई हैं आपको, अवयव एक समुच्चय दिया है, तो ये उपसमुच्चय होगा स्वयं का, मतलब 1 2 3 या कोई भी अंक लिखेंगे इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें आता है तीसरा, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या क्या होगी। जैसे यदि थोड़ी देर पहले आपको याद होगा, अभी हमने बताया था, जैसे एक समुच्चय लिया था 5, तो इसमें 2 उपसमुच्चय निकाले थे, ठीक है। फिर हमने 2 अवयव लिए थे ए बी, तो इसका एक 5 आया था, फिर एक ए आया था, एक बी आया था, और एक क्या आया था, ए बी आया था। तो इसके कितने उपसमुच्चय थे, 2। इसके कितने उपसमुच्चय हैं, 4। फिर एक और एग्जाम्पल, अब भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, इसके कितने उपसमुच्चय निकाले हैं, 8।
तो यहाँ हम बता रहे हैं कि किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी, क्या 2 होंगे, क्या 4 होंगे, क्या 8 होंगे, या 16 होंगे, या कितने होंगे। तो यहाँ पर यदि अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या हमें कितनी दी गई है, n है। यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या n, जैसे कि इसमें कितना 1 अवयव, इसमें कितना 2 अवयव, इसमें कितना 3 अवयव, तब उप समुच्चयों की संख्या, तब उप समुच्चयों की जो संख्या आ जाएगी वो आती 2 की घात n आएगी। जैसे यहाँ पर देखें, अपन ने n का मान 1 रखा, या n का मान 2 है, n का मान 3 है, n का मान 4 है। इसका अर्थ समझ रहे हैं ना कि 1 अवयव है, 2 अवयव है, 3 अवयव है, 4। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी आएगी, इसमें 2 की घात 1 आ जाएगी। 2 की घात 1 मतलब 2 आ जाएगा। इसमें उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 2 4 हो जाएगी। इसमें उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 3 8 हो जाएगी। यदि 4 अवयव तो उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर ने निकाले भी थे 2, यहाँ 2 आ गए। यदि 2 अवयव है तो 4, इसमें भी 4 निकाले थे, यहाँ 4 आ गए। थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल 1 2 3 लिया था, उसमें कितने अवयव ने, कितने उप समुच्चय निकाले थे, 8। तो इस सूत्र में 8 आ गए। तो इस तरह से क्या होगा, उप समुच्चयों की संख्या का ये सूत्र होगा, कितना, 2 की घात n होगा। चलिए अगला देखें, उचित उपसमुच्चय या अधिसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय एवं अधिसमुच्चय क्या होगा। तो यहाँ ये लिखा है अपने, a और b 2 उपसमुच्चय, a और b 2 समुच्चय हो, है ना, a और b 2 समुच्चय हो, तथा a और b 2 समुच्चय हैं। किस तरह से हैं, a और b 2 उपसमुच्चय हैं जब अपने को क्या दिया है, a उपसमुच्चय है b का और a बराबर नहीं है b के। जैसे एक एग्जाम्पल से बता देते हैं, जैसे हमें दिया है a b c और b दिया हुआ है a b c d e। ये a उपसमुच्चय b का है ना, a उपसमुच्चय b का। क्या a बराबर है b, क्या नहीं, a बराबर b नहीं है। इसमें a बराबर b कब होता, यदि इसमें d और e नहीं होता। अब ये दोनों बराबर हो जाते, तो ये बराबर नहीं है, मतलब a उपसमुच्चय होगा b का और a बराबर नहीं होगा b का। यदि ऐसे दिए हुए हैं अपने को, इस तरह से एक कोई समुच्चय दिया है, तब हम क्या कहेंगे, a जो कहलाएगा b का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। a जो होगा ये b का उचित उपसमुच्चय होगा, और b को क्या कहेंगे, b a का अधिसमुच्चय कहलाता है, b a का अधिसमुच्चय कहलाता है। यदि इस तरह से हो तो एग्जाम्पल से भी समझ गए होंगे आप। a b c दिया, a b c d e f दिया, तो a उपसमुच्चय b का, क्यों, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है और a बराबर नहीं है b के, इसलिए a b का उचित उपसमुच्चय होगा एवं b या a का क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा। हाँ देखें, अगला जो है, अगला घात समुच्चय है। अगला घात समुच्चय। देखो घात समुच्चय होगा क्या, है ना, घात समुच्चय किसे कहेंगे। जैसे समुच्चय a दिया हुआ है, हमें समुच्चय a दिया हुआ था 1 2 3, इसके सभी उपसमुच्चय निकालते हैं अपन, ठीक है। इसके सभी उपसमुच्चय निकालेंगे। समुच्चय a हमें दिया हुआ है 1 2 3, इसके सभी उपसमुच्चय निकाल लेते हैं। तो एक उपसमुच्चय इसका क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा, इसका एक उपसमुच्चय फाई। फिर दूसरा क्या आएगा, एक एक अवयव लिख देते हैं, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ गया। फिर 2 2 अवयव लिख देंगे, 1 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा और 3 और 1 आ जाएगा। और फिर अगले में कितना आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, समुच्चय A के सभी उपसमुच्चय लिख दिए। क्या लिखा, समुच्चय A के सभी उपसमुच्चयों को लिखा, ठीक है। और अब क्या किया, इसको एक धनु कोष्ठक में लिख दिया। मतलब ये क्या होगा, ये भी एक बड़ा समुच्चय हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको लिखते हैं PA से, इसे लिख देंगे PA। ये कहलाता है समुच्चय A का, ये जो लिखा है अपन ने
समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए का घात समुच्चय, तो समुच्चय ए का घात समुच्चय को किससे लिखेंगे? पी ए से। जैसे समुच्चय बी के घात समुच्चय को पी बी से, समुच्चय सी के घात समुच्चय को पी सी से लिखेंगे। तो समुच्चय ए का घात समुच्चय ये सब आ जाएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे अपन? किसी समुच्चय, ये समुच्चय दिया है और ये क्या है? उपसमुच्चय है। तो किसी समुच्चय के, इसकी घात समुच्चय की परिभाषा क्या होगी? किसी समुच्चय के, ठीक है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय, अपन ने समुच्चय निकाला था, इसके सभी उपसमुच्चय निकाले। तो किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, सब उपसमुच्चय फिर उसका समुच्चय बना लिया। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। अब ये हमने एग्जाम्पल दे दिया, समुच्चय ए है, इसका घात समुच्चय पी ए बराबर कितना आएगा? 5, 1 2 3 4 5 ऐसा लिख देंगे, तो ये घात समुच्चय आ जाएगा। अब घात समुच्चय में इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी देखें, तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी ना, टोटल संख्या। जैसे यहाँ पर देखें, अब गिने अपन इसको 1 2 3 4 5 सारे कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर घात समुच्चय में अवयवों की कुल संख्या क्या होगी? हमने माना समुच्चय में अवयवों की संख्या, माना समुच्चय में अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में अपने को अवयवों की संख्या यदि n दी गई है, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, तो उसके घात समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होगी वो 2 की घात n हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कितने अवयव है? इसमें 3 मतलब ये 3 से नहीं, 1 2 3, तो यहाँ पर घात कितने अवयव होंगे? इसमें 2 की घात 3, 8 आ जाएंगे। मान लो 2 अवयव हैं तो 2 की घात कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएंगे। यदि 1 अवयव है तो 2 की घात 1 कितना आ जाएगा? 1 आ, 2 की घात 1 2 आ जाएंगे। तो यदि n का मान 1 है तो 2 की घात 1 2 आ जाएगा। n का मान 2 दिया है तो 2 की घात 2 4 आ जाएगा। n का मान 3 है तो 2 की घात 3 क्या आएगा? 8 आ जाएगा। तो घात समुच्चय में ये अवयवों की संख्या अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अभी हम अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा है उस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन लिखे अपने को, रिक्त स्थानों में समुच्चय उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है, इनको भरना है। जिसे पहला दिया हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर? 2 3 4, एक समुच्चय जिसके अवयव 2 3 4 और ये समुच्चय 1 2 3 4 5 6, ये इसका उपसमुच्चय होगा। मतलब पहले वाला जो भाग हो इसका उपसमुच्चय होगा यदि इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में हो, है ना। तो पहले कौन सा समुच्चय? 2 3 4 है। ये जो समुच्चय के अवयव इसमें है तो 2 3 4 यहाँ पर है ना, ये 2 3, ये 2 3 और 4 इसमें भी हैं ये, इसलिए क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे उपसमुच्चय का। दूसरा देखें, x विद्यालय का 11th का छात्र है। एक विद्यालय, उसमें कक्षा 11वीं का छात्र है और ये एक विद्यालय का छात्र है। तो हमें मालूम है कि जो कक्षा 11वीं का छात्र होगा वो विद्यालय का होगा, चाहे वो 9वीं का हो, चाहे 10वीं का हो, चाहे 11वीं का हो या 12वीं का, वो उस विद्यालय का छात्र होगा। तो ये क्या होगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। हाँ, यदि उल्टा हो जाता कि विद्यालय का छात्र और यहाँ कक्षा 11वीं का छात्र, तो फिर वो समुच्चय नहीं होता। ठीक है, तो विद्यालय का छात्र जो होगा, विद्यालय के 11वीं का जो छात्र होगा वो विद्यालय का छात्र होगा। मतलब इसका जो अवयव होगा वो इसका भी होगा। समतल में एक वृत्त है,
समतल में, किसी समतल में वृत्त है। अब समतल में वृत्त मतलब क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी। किसी समतल में बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं। और x इस प्रकार है, x समतल में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, और यहाँ क्या दिया है कि 1 ही सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो ये क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वृत्त होंगे जो उसमें नहीं है। इसमें तो केवल एक ही वृत्त है, वो कौन सा है, वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो ये क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा, इस उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख के काट देंगे। हाँ, यदि उल्टा होता, ये यहाँ लिखा होता और ये यहाँ होता, तब ये क्या हो जाता, उपसमुच्चय हो जाता। अगला देखें अपन, यहाँ पर x समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज, x समतल में स्थित त्रिभुज। जैसे यहाँ समबाहु त्रिभुज दिया है। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, तो ये समबाहु त्रिभुज है, और ये भी समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, ये समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज जिनमें तीनों भुजाएं आपस में क्या दी गई, अपने बराबर। और फिर यहाँ क्या दिया, समतल में स्थित त्रिभुज। तो यहाँ समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, विषम बाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है। यहाँ बहुत सारे त्रिभुज हैं, उन त्रिभुजों में से एक समबाहु त्रिभुज लिया है। तो जो समबाहु त्रिभुज होगा, इन सभी त्रिभुजों का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो ये उपसमुच्चय का निशान आ जाएगा। इसमें दिया, नेक्स्ट देखें अपन, यहाँ पर x समप्राकृत संख्या है। x कौन सी है, समप्राकृत संख्या। तो इसको लिख लेते हैं। x समप्राकृत संख्या मतलब क्या होगा, 2, 4, 6, 8 ही समप्राकृत संख्या। और यहाँ क्या दिया, x पूर्णांक दी है। तो पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक लिख लें तो डैश ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये अनंत तक चली जाएगी। पूर्णांक में सारी संख्याएं, तो जो पूर्णांक है, जो सम है 2, 4, 6, इसमें होगी 2, 4, 6। जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो इस पूर्णांक संख्याओं में होगी। इसलिए क्या होगा, समप्राकृत संख्या क्या होगी, उपसमुच्चय होगी। किसका, पूर्णांक का उपसमुच्चय होगी। सम संख्या जो होगी वो पूर्णांक का उपसमुच्चय, क्योंकि सम संख्या का प्रत्येक अवयव इस पूर्णांक में भी उपस्थित होगा। उसी प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन, इसी प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने को क्या बताया, क्या करना है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ये बताना है। ये कह रहा है कि ए बी जो दिया हुआ है उपसमुच्चय नहीं है ए बी सी का। तो ये ए बी का प्रत्येक अवयव इसमें है, ए बी का प्रत्येक अवयव इसमें है, मतलब ए बी जो समुच्चय है, ये ए बी, ये बी सी है, इस समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। जबकि ये क्या कह रहा नहीं है। तो ये कथन जो आ जाएगा, ये कथन क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। ये कथन असत्य हो जाएगा। ए ई उपसमुच्चय एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा, ए ई आई ओ यू होता है, ये अंग्रेजी। तो क्या ए ई इसके एक अवयव है, तो है इसके अवयव। तो ये कह रहा है ये इसका उपसमुच्चय है, तो हाँ है उपसमुच्चय। तो ये कथन क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। फिर इसमें देखें 1, 2, 3 उपसमुच्चय 1, 3, 5। 1, 2, 3 क्या इसमें है, नहीं। 2 जो है इसका, जो 2 है इसमें नहीं है। तो ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ये कह रहा है कि ये समुच्चय 1, 2, 3 उपसमुच्चय 1, 3, 5 का, तो ये क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। ये जो होगा वो असत्य होगा। फिर यहाँ लिखा कि समुच्चय, ये एक समुच्चय है जिसका अवयव ए है और यहाँ ए बी सी है। ये उपसमुच्चय ए बी सी का मतलब ये उपसमुच्चय ए बी सी का। तो ये क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है इसमें। ये फिर से रिपीट हो गया, तो इसको हम यहाँ पर एक दूसरा लिख देते, बी लिख देते हैं। क्या पी ए, अच्छा सही, ये जो है ए अवयव है ए बी सी का। देखें ये लिखा है समुच्चय ए उपसमुच्चय ए बी सी का सत्य। अब ये कहता है कि समुच्चय ए अवयव है ए बी सी का, ये असत्य है। हाँ, ये सत्य कब होता है, जब ऐसा होता, ए अवयव है ऐसा, ए अवयव है क्या लिखा होता, ए बी सी। यदि ये कथन, ये जो क्वेश्चन है यहाँ ऐसा लिखा होता, तब ये क्या होता, सत्य होता। लेकिन ये कह रहा है क्या समुच्चय जो है इसका अवयव है, तो समुच्चय उसका अवयव नहीं है, ये जो होगा उपसमुच्चय होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखें यदि ऐसा होता है ना, यही क्वेश्चन देखें, इसमें समझें, यहाँ कोष्टक लगा है, मतलब ये समुच्चय है, समुच्चय अवयव नहीं होगा इसका। ये क्या होगा,
ये उपसमुच्चय होगा। हाँ, ये होता तो सत्य होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य आ जाएगा। तो ये अभी हमने ऐसे सत्य असत्य लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ए दिया है 1 2, है ना, ए 1 2 दिया है यहाँ पर। ऑफ ए कितना दिया, जैसे 1 2, ये एक अवयव है, ये एक अवयव, मतलब समुच्चय ए का अवयव 1 है 2 है, और ये 3 और 4 अवयव है। 3 और 4 अवयव नहीं, ये क्या होगा, ये पूरा एक अवयव कहलाएगा। कौन सा, 3 4 अवयव कहलाएगा। ऑफ ए कितना है, 5 है। यहाँ पहले क्वेश्चन के पहले में थोड़ा यहाँ अलग से बताता हूँ, इसको ध्यान से समझें। पहले क्या होगा, एक क्या होगा, अवयव होगा ए का, 2 भी अवयव होगा ए का, 3 और 4 कोष्टक में यदि लिखेंगे तो ये अवयव है ए का, ये पूरा जो समुच्चय है ना इस ए का अवयव होगा, और 5 भी क्या होगा, अवयव होगा ए का। इस तरह से ये अवयव हुए। अब यदि हमें उपसमुच्चय पूछा तो मतलब ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सारे सही पांचों। अब जैसे उपसमुच्चय में होगा, जैसे मान लो अपने को ये कहा हो गया होता, कोष्टक में लिखा होगा, जैसे 1 2 लिखा है यहाँ पर, आपसे कहा क्या 1 2 उपसमुच्चय ए का, क्या 1 2 उपसमुच्चय ए का, तो बिल्कुल सही होगा ये। यदि यहाँ पर धनु कोष्टक लगाया तो उपसमुच्चय होगा, कोष्टक नहीं लगाएंगे फिर क्या हो जाएगा, अवयव। लेकिन यहाँ ये अलग कंडीशन आ गई यहाँ पर, तो इसी आधार पर कोई भी देख सकते हैं। जैसे आपको ऐसा दिया है 1 2 5, जैसे ये क्या 1 2 5 ऐसा लिखा हुआ है, तो 1 2 5 क्या होगा, उपसमुच्चय होगा ए का। ये इस तरह से लगा देंगे 1 2 5। यदि अपन ने उसको धनु कोष्टक में लिखा तो ये उपसमुच्चय होगा। अब यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ये जो बताया ये समझ में आ गए, तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, 3 4 अवयव है ए का। देखो 3 4 उपसमुच्चय है ए का। हाँ, 3 4 उपसमुच्चय ए का नहीं, ये क्या है, असत्य है ये कथन। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। 3 4 उपसमुच्चय नहीं है, 3 4 अवयव है, जैसे हमने यहाँ बताया 3 4 अवयव है ए का। हाँ, ऐसा लिखा होता 3 4 ये अवयव है, और इसके बाहर एक और कोष्टक लगा होता, तब ये उपसमुच्चय होगा ए का। इस तरह से उपसमुच्चय होगा ए का। तो ये अवयव है इसलिए असत्य। हाँ, 3 4 अवयव है ए का, मतलब ये सत्य आ गया। देखो ये अवयव है, उपसमुच्चय नहीं है 3 4। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 3 4 लिखा है, ये 3 4 लिखा, जैसे अभी हमने बताया 3 4 लिखा है, एक अवयव है। अब उसको कोष्टक में लिखा तो उपसमुच्चय बन जाएगा। तो 3 4 और ये उपसमुच्चय ए का, तो ये भी कथन क्या आ गया, ये भी सत्य आ गया, ये कथन भी सत्य है। अगला लिखते हैं, एक अवयव है ए का। क्या एक अवयव है ए का, एक समुच्चय ए का अवयव, बिल्कुल सही, ये भी सत्य आ जाएगा। ये एक अवयव है ए का, सही है। एक उपसमुच्चय ए का नहीं, एक उपसमुच्चय नहीं होगा, एक उपसमुच्चय नहीं हो सकता। क्यों, देखो एक अवयव है, उपसमुच्चय के लिए क्या होना पड़ेगा, उसमें कोष्टक लगाना होगा। जैसे ऐसा लिखा होगा, यदि हम ऐसा लिखते हैं एक उपसमुच्चय है ए का, यदि हम इसको ऐसा लिख देंगे तब सही है, ये सही है। अभी यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये असत्य आ जाएगा। ये जो है ये एक उपसमुच्चय है ए का असत्य। हाँ, एक अवयव है ए का सत्य। अब देखें 1 2 5 उपसमुच्चय है ए का, 1 2 5 ये तीनों अवयव हैं, तो बिल्कुल सही है, ये एक समुच्चय है। ये अवयव है, जब अपन ने इसको कोष्टक में लिख दिया तो एक समुच्चय बन गया। तो ये 1 2 5 उपसमुच्चय होगा ए का। ये क्या आ जाएगा, ये सत्य आ गया, यहाँ पर ये सत्य होगा। आगे देखें, ये क्या लिखा, 1 2 5 अवयव है ए का, तो ये क्या आ जाएगा, असत्य। अवयव नहीं है ये, तो क्या उपसमुच्चय, जैसे यहाँ लिखा है उपसमुच्चय, अवयव नहीं होगा। अगला देखते हैं, फाई उपसमुच्चय ए का। हम अभी पहले बता चुके हैं, जब इसकी परिभाषा बताई है, तो फाई जो रिक्त समुच्चय होता है ना, रिक्त समुच्चय होता है, ये रिक्त समुच्चय अवयव है ए का, ये असत्य है, समुच्चय नहीं है, अवयव है ना, असत्य। रिक्त समुच्चय अवयव है ए का, असत्य। ये समुच्चय है और ये ए है, ठीक है। हाँ, ये उपसमुच्चय होगा, जैसे ये देखें, ये सत्य कहलाएगा। रिक्त समुच्चय उपसमुच्चय ए का। रिक्त समुच्चय जो होता प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता। हमने दो चीजें बताई थी आपको, एक बताया था
कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ऐसा बताया था आपको। कोई भी समुच्चय उसका, और दूसरा एक अवयव एक समुच्चय जो होगा स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये दो चीजें होती हैं इसमें। अब यहाँ पर अगला देखते हैं, ये रिक्त समुच्चय और फिर समुच्चय लिखा, उपसमुच्चय है ए का, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य आ जाएगा ये, ठीक है। ये एक और दो कोष्टक नहीं लगेंगे ना, तो रिक्त समुच्चय उपसमुच्चय ए का, ये नहीं हो सकता, ये होगा, ये नहीं होगा। हेलो विद्यार्थियों, कैसे लगा ये वीडियो? यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला वीडियो आपको मिले इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।